So good afternoon to all the dearest one. पुराने लेक्चर्स में बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स वी हैव फिनिश कॉजल एंड लिविस कॉन्सेप्ट, ऑक्टेट रूल, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, रेजोनेंस, फजान्स रूल एंड डाइपोल मोमेंट। तो हर लेक्चर में एक टॉपिक अपन कवर करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दो तीन हैं, उनमें से एक टॉपिक है ये चैप्टर का जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब पूरा खेल वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर चलेगा और उसी के बारे में थ्योरी हमें पढ़ना है। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। आज की क्लास की हेडिंग होएगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, जैसे थ्योरीज आती हैं हर चैप्टर में, ऐसे ही इसमें कॉजल थ्योरी, लेविस थ्योरी, ऑक्टेट थ्योरी, इस तरह से चलती जा रही हैं आगे थ्योरीज। और अब ये बहुत ही मेन थ्योरी आई है जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका ब्रैकेट में हम क्या लिख रहे हैं, VSEPR। तो हम ब्रैकेट में इसका शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं VSEPR। ठीक है, ये मतलब V स्टैंड्स फॉर वैलेंस, S स्टैंड्स फॉर शेल, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, P स्टैंड्स फॉर पेयर, R स्टैंड्स फॉर रिपल्शन। तो जल्दी से अपनी हेडिंग को कंप्लीट करें ताकि हम इसके बारे में अपन बात करेंगे और अपन देखेंगे कि ये थ्योरी क्या कहती है हमसे, क्या पर्पस है इस थ्योरी को पढ़ने का। आपने जो लुविस कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो लुविस कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि उसने मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में नहीं बताया था हमें। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम और द ड्रॉबैक ऑफ लुविस कॉन्सेप्ट? डज नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टू नो द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स VSEPR थ्योरी आई है, जिसको साइंटिस्ट सिडविक एंड पॉवेल ने 1940 में निकाला था। फिर डेवलप किया था इसे नायलम एंड गिलेस्पी ने 1957 में। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान से सुनी होगी अगर मेरी बात, कि मैंने कहा कि VSEPR थ्योरी क्यों निकली है? टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके शेप नहीं होते, उनके घर होते हैं, लेटिस होता है, पर उनके पर्टिकुलर शेप्स नहीं होते। तो थोड़ा सा अपन लिखेंगे, मैं आपको समझाया है जो मैंने आपको, ज़रा सा लिख लेंगे अपन, फिर अपन पोस्टुलेट्स बोर्ड पे से लिखेंगे और समझते जाएंगे एक एक करके। तो आप न्यू लाइन से लिखेंगे दिस थ्योरी से पहले, Lewis concept does not explain the shapes of molecules. This will be the first line in this topic. Lewis concept does not explain the shapes of molecules. तो Lewis concept ने molecules के shape के बारे में नहीं बताया। Full stop. New line से, hence VSEPR theory is there. Hence, VSEPR theory is there, which explains the shapes of covalent molecules. Hence, VSEPR theory is there, which explains the shapes of covalent molecules, comma, this theory is introduced by, या was introduced कर दो, was introduced by, मैं साइंटिस्ट के नाम लिख देती हूँ, introduced by, अभी अपन मिटा देंगे बाद में, by Sidgwick and Powell
दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिडविक एंड पॉवेल, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी इस थ्योरी को, बाय सिडविक एंड पॉवेल, एंड was developed by Nyalom and Gillespie, by Nyalom and Gillespie. ठीक है, तो दिस थ्योरी was introduced by Sidgwick, G is silent, सिडविक एंड पॉवेल, POWEL। कब हुई थी सिडविक एंड पॉवेल ने? इन 1940। ठीक है, तो दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिडविक एंड पॉवेल इन 1940 एंड डेवलप्ड बाय नायोलम एंड गिलेस्पी इन 1957। ठीक है, तो इतने सब करके डेवलप होके निकली है ये थ्योरी। ओके, तो दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिडविक एंड पॉवेल इन 1940 एंड देन डेवलप्ड, और उसमें कुछ करा आगे चीज़ें, तो बाय नायोलम एंड गिलेस्पी इन 1957। ठीक है, और ये थ्योरी का पर्पस क्या है? टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। नाउ न्यू लाइन से, आयोनिक कंपाउंड्स have no shape, ionic compounds have no shape, ionic compounds के shape नहीं होते, तो ionic compounds have no shape। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप डाल सकते हैं ताकि आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, कि वो क्वेश्चन पूछा गया कि सुनो एक मिनट, इज कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 इज लीनियर और बेंट, जस्टिफाई योर आंसर। ये क्वेश्चन डालेंगे आप। इज CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड लीनियर और बेंट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो कहा गया कि CaF2 इस कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 लीनियर है कि बेंट है, जस्टिफाई योर आंसर। आप अपना आंसर को सही बताएं। तो अब अपन का आंसर ये है, ना तो वो लीनियर है ना तो वो बेंट है। CaF2 इज नीदर लीनियर नॉर बेंट। वाई? बिकॉज इट इज एन आयोनिक कंपाउंड विच हैव नो शेप। तो आप क्वेश्चन डाल दें जल्दी से, इज CaF2 लीनियर और बेंट, जस्टिफाई और आंसर, क्वेश्चन लिखें। उसके नीचे आप इसका आंसर लिखेंगे, CaF2 is neither bent nor linear, या is neither linear nor bent, कुछ भी। CaF2 is neither bent nor linear because it is an ionic compound, because it is an ionic compound, और ionic compound का शेप नहीं होता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कंफ्यूज भी कर सकता है हमें। तो ये सब इंट्रोडक्शन दिया है मैंने अभी किस थ्योरी का, जिसका नाम है VSEPR। इसका नाम का अगर फुल फॉर्म अपन देख रहे हैं वैलेंस शेल, तो इसमें जो पूरी डीलिंग हो रही है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से हो रही है। उनके अंदर रिपल्शन कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तब आप अपनी कॉपी में, इस क्वेश्चन के बाद आप अपनी कॉपी में साइड हेडिंग में डालेंगे पोस्ट्यूलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी, पोस्ट्यूलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। एक एक पोस्ट्यूलेट में समझाती जाऊंगी, फिर आपको टाइम दूंगी लिखने का। तो पहला पोस्ट्यूलेट क्या कह रहा है? द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बॉन्ड पेयर्स भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं, ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। समझो, पहले किसी भी मॉलिक्यूल का शेप, पहली बात क्या पे डिपेंड करता है? अंदर के इलेक्ट्रॉन्स से लेना देना नहीं है, सिर्फ जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं पे शेप डिपेंड करता है। अब वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कौन से? सेंट्रल एटम के, जैसे BF3 है,
फ्लोरीन के नहीं, बोरोन के जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। मीथेन में कार्बन सेंट्रल एटम है, उसके आसपास 4 हाइड्रोजन लगे हैं। BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम सेंट्रल एटम है, उसके आसपास फ्लोरीन लगे हैं। और एक छोटी सी ट्रिक और है सेंट्रल एटम को पहचानने की कि वो सराउंडिंग एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना। BeF2 में बेरिलियम ज़्यादा पॉजिटिव है, BF3 में बोरोन ज़्यादा पॉजिटिव है। अब आप CH4 में कहोगे कि नहीं मैडम ऐसा नहीं है, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। अकेला एटम है जो वो सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो टाइप पे डिपेंड कर रहा है। पहला पॉइंट पोस्टुलेट्स क्या कह रहा है कि जो शेप मॉलिक्यूल का है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कि बॉन्ड पेयर्स भी हैं और लोन पेयर्स भी हैं। तो अब पहला पॉइंट लिखेंगे आप सब, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ VSEPR, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, the shape of a molecule depends upon the NO यानी number of electrons, depends upon the number of electrons in bracket bond pairs and lone pairs। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? bond pairs and lone pairs, close the bracket, of the valence shell of central atom, of the valence shell of central atom, ठीक है। तो the shape of a molecule depends upon the number of electrons which may be bond pair or lone pair of what, of valence shell of which atom, of the central atom। समझ गए यहाँ तक का पॉइंट? चलिए अब हम सेकेंड पॉइंट समझाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहले, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर सो दे ऑक्यूपाई पोजीशंस इन स्पेस टू मिनिमाइज रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस। मैं आपको समझाती हूँ एक मिनट, एक सेकेंड पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम के आसपास, ठीक है, सेंट्रल एटम के आसपास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेस में अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम होए और डिस्टेंस ज़्यादा होए। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स में उतना ही रिपल्शन कम होएगा। तो जैसे मान के चलो मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर नहीं है सपोज, मेरे पास सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो जो वो बॉन्ड पेयर्स हैं ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, एक बॉन्ड पेयर ऐसा, एक बॉन्ड पेयर ऐसा, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री से हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं 45 डिग्री से, ऐसे भी हो सकते हैं 180 डिग्री से। लेकिन जो अगर 2 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर नहीं है सपोज, तो हमेशा वो लीनियर फैशन में ही अरेंज होंगे 180 डिग्री एंगल से। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है और रिपल्शन कम है। तो ये नेचुरल गिफ्ट है गॉड का, हम सब कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल आपस में अपने आप को ऐसे अरेंज कर रहे हैं ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम होए और डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होए। जैसे अपन के यहाँ कोई गेस्ट आता है तो अपन अपने घर को, नॉर्मली अपना घर अच्छा रहता है, बट अगर कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है तो अपन सुबह से लगे रहते हैं कि अपने घर में सोफ़ा सेट इधर रखेंगे, उसके ऊपर अपन कुछ कवर लगाएंगे, अपन प्लेट्स अच्छी निकालेंगे। ये सब काम अपन कर रहे होते हैं क्योंकि हमें मतलब स्टेबिलिटी चाहिए, हमें अच्छा लगेगा। ऐसे ही जो बॉन्ड पेयर्स हैं सेंट्रल एटम के आसपास, या लोन पेयर भी हैं तो वो तो चलो बात की बात है, लेकिन असल जो बॉन्ड पेयर्स हैं जो कि बॉन्ड बनाते हैं वो अपने आप को ऐसा रखते हैं, इवन लोन पेयर्स भी, ताकि वो दूर रहें, ताकि उनमें रिपल्शन कम रहे। जितना रिपल्शन कम होएगा उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इलेक्ट्रॉन तो रिपेल होएगा ही, रिपेल ईच अदर है ना, उनमें रिपल्शन होएगा। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर्स कर दो उसको, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर सो दे ऑक्यूपाई पोजीशंस इन स्पेस टू मिनिमाइज रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस। तो वो जैसे ये 2 पेन ने अपनी पोजीशन ऐसे बनाई ताकि लीनियर शेप आ जाए। तो ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये रिपेल होंगे और ये स्पेस में ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे
ताकि रिपल्शन उनमें कम हो और डिस्टेंस उनमें ज़्यादा हो, टू मिनिमाइज रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट अच्छी तरह। थर्ड जो पोस्टुलेट है वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कहीं जहाँ आएगा तो मैं समझाती जाऊंगी। क्या है थर्ड पोस्टुलेट? कि अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे अगर किसी में डबल बॉन्ड है, जब अपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जहाँ डबल बॉन्ड थे वहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड को हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर मान के चलना है। अभी ये जब एग्जाम्पल्स आएंगी जब समझ में आएगा, बट अभी लिख लें आप कि अ मल्टीपल बॉन्ड, थर्ड पोस्टुलेट, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब फोर्थ पोस्टुलेट जो आ रहा है, फर्स्ट आपका हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब फोर्थ आ रहा है। अब ये भी बड़ा अच्छा पोस्टुलेट है। क्या कह रहा है फोर्थ पोस्टुलेट? द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीजेज इन विच ऑर्डर? एलपी यानी लोन पेयर, बीपी यानी बॉन्ड पेयर। लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर सेंट्रल एटम पे दो लोन पेयर हैं तो लोन पेयर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद किसके बीच में होता है? अगर एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर, और उसके बाद किसके बीच में होता है? बॉन्ड पेयर, मतलब सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। सो दिस इज द फोर्थ postulate. You start writing the repulsive interaction of electron pairs, the repulsive interaction of electron pairs decreases in the order, the repulsive interaction of electron pairs decreases in the order LP यानी लोन पेयर repulsion is greater than lone pair bond pair, which is greater than bond pair। इसको पूरे को आप अंडरलाइन कर दो। द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स का ये पूरा बॉक्स में भर दो आप। हरी अप चिल्ड्रन, जल्दी से कर लेंगे अपन पोस्टुलेट्स। वी लेफ्ट विद 1 और 2 ओनली, बाकी हो गए हैं अपन के अभी। ओके, नाउ अब इसके बाद फिफ्थ जो पोस्टुलेट है हमारा, वो क्या कह रहा है वो हम समझा रहे हैं। पहले समझ लें फिर अपन लिखेंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट ये कह रहा है कि जो लोन पेयर्स होते हैं वो लोकलाइज नहीं होते हैं सेंट्रल एटम पे। मतलब लोन पेयर्स, जैसे कि मैंने लिखा है कि लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड मतलब एक जगह पे सेंट्रल एटम के ऊपर बगैर बॉन्ड बनाए रखे हुए हैं। तो लोन पेयर्स आर लोकलाइज, जैसे लोकल पीपल और डी लोकल पीपल। लोकलाइज जो एक्चुअल उसी सिटी के बिलोंग करते हैं, तो जो लोन पेयर्स हैं वो सेंट्रल एटम के ऊपर लोकलाइज हैं, उसके ऊपर रखे हुए हैं। किसके मुकाबले में? बॉन्ड पेयर के मुकाबले में, क्योंकि बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच में शेयर हो रहा है ना। लेकिन लोन पेयर जैसे पानी में अपन ने देखा था, ओजोन में आपने देखा था, ओजोन में 3 ऑक्सीजन थे, बैंड शेप था, एक ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर था। तो लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर लोकलाइज्ड होता है, लेकिन बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो शेयर होते हैं दो एटम के बीच में। तो जब वो शेयर होते हैं तो उनमें रिपल्शन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन लोन पेयर क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है। और एक्चुअली आपको मैं बताऊँ ये बात कि ये जो आपका फिफ्थ पोस्टुलेट है यही डेवलप किया था किसने? नायलम और गिल्स्पी ने 1957 में। 1940 तक थ्योरी यहाँ तक थी, फिर उन्होंने ये समझाई बात कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने ये चीज़ ऐड करी इसमें, क्योंकि लोन पेयर लोकलाइज होते हैं और वो शेयर नहीं हो रहे होते दो एटम्स के बीच में, इसलिए उनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है। तो अब आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे, द लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड ऑन द सेंट्रल एटम। द लोन पेयर्स आर localized on the central atom, while the bond pairs is shared between two atoms, है ना। तो lone pairs are localized on the central atom
while the bond pairs are shared between two atoms, दो एटम के बीच में बॉन्ड पेयर शेयर हो रहा है. Hence the lone pairs electrons, hence the lone pair electrons occupy more space than bond pair electrons. वो ज़्यादा जगह घेरेंगे. शेयरिंग में अपन ने बताया था कि इस तरह से शेयर होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होके सेम हो जाता है, लेकिन लोन पेयर शेयर नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादा जगह लेंगे सेंट्रल एटम के पास. तो हेंस द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई more space than bond pair electrons, which results in greater repulsion between the lone pairs as compared to bond pairs, which results in greater repulsion between the lone pairs as compared to bond pairs. So these are the postulates of valence shell electron pair repulsion theory. I am giving you 1 minute to finish each and everything. इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में आज के लेक्चर की. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आप पढ़ रहे हैं, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. अब इस थ्योरी के अंदर आपने सारा कुछ जो कंक्लूजन देखा वो ये देखा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल पे हैं, किसके, सेंट्रल एटम के, उनके नंबर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, उनका टाइप ऑफ दीस इलेक्ट्रॉन्स पे मॉलिक्यूल का यानी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है ना. ये अपन ने देखा. इसके अंदर हमने ये और देखा कि अगर वो खाली बॉन्ड पेयर्स हैं तो रिपल्शन कम होगा, और अगर वो लोन पेयर हैं तो रिपल्शन ज़्यादा होगा. तो इस तरह से क्या करा गया है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है VSEPR, इस थ्योरी को क्या करा गया है, इस थ्योरी को डिवाइड कर दिया गया है 2 टाइप्स के शेप्स में. क्या मतलब हुआ इस बात का डिवाइड कर दिया है 2 टाइप के शेप में? कुछ पहले कैटेगरी ए जो पढ़ी जाएगी आज, उसे कहा जाता है रेगुलर ज्योमेट्री यानी रेगुलर शेप. अब ये क्या होता है रेगुलर शेप? ये वो होता है वो मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम के आसपास लोन पेयर नहीं हैं, जिनके सेंट्रल एटम के आसपास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं. और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें कौन सी पढ़ेंगे? उसमें अपन वो वाली ज्योमेट्री पढ़ेंगे जिसमें सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी होंगे. उसे कहा जाता है इर्रेगुलर ज्योमेट्री. सो वी विल बी राइटिंग फ्रॉम न्यू लाइन. हम लोग लिखने वाले हैं न्यू लाइन से प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में. प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम, प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप है ना, प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स. ठीक है, प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स using या with the help using VSEPR theory. Okay, so this is the next topic which we have to discuss. It is related with whatever I have given to you till now. उसी से रिलेशन में चल रहे हैं अपन. तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम मॉलिक्यूल के शेप. इसके अंदर हम 2 तरह के मॉलिक्यूल्स लेंगे. तो हम आज पहला वाला लेंगे बस. We are taking the first one molecules in which the central atom is surrounded only by bond pairs. Is surrounded only by bond pairs. Molecules in which the central atom is surrounded only by
बॉन्ड पेयर्स। तो वो मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर सेंट्रल एटम सिर्फ किससे सराउंडेड है, सिर्फ सराउंडेड है बाय बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर उसके आसपास हैं बस, और लोन पेयर्स नहीं है। तो ये वाली ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री का नाम होता है रेगुलर ज्योमेट्री। इसको कहा जाता है रेगुलर ज्योमेट्री, विच कंटेन ओनली द बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर इज देयर। तो रेगुलर ज्योमेट्री लिख लें, उसको अंडरलाइन कर लेंगे अपन। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी रेगुलर ज्योमेट्री। सो नाउ वी आर टेकिंग द रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, तब हमारी रेगुलर ज्योमेट्री शुरू हो गई है। इसके अंदर हम आपको शुरू करते हैं अपन, और शुरू करने के साथ साथ यहाँ पर जैसे काफ़ी जगहों पे टेबुलर फॉर्म में है, मैं उसको टेबुलर फॉर्म में नहीं देना चाह रही, मैं उसको एक एक करके देना चाह रही हूँ। उसमें जगह भी मिल जाएगी आपको और अच्छा भी लगेगा। तो सबसे पहले मैं ए ले रही हूँ उसमें। इफ NO यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वल टू 2। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास 2 हैं, एक से तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कोई कहे कि एक पैर पे खड़े हुए हैं हम, बस 2 पैर पे खड़े हैं, 2 हाथ हैं हमारे, ऐसे ही मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होते हैं। और ये रेगुलर ज्योमेट्री यहाँ लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर को दिमाग से निकाल देंगे अभी अपन। तो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वल टू 2, ठीक है, 2 हैं, तो शेप हमेशा लीनियर रहेगा। ठीक है, और एंगल हमेशा, जो भी अपन ने पेन से समझाया था, 180 डिग्री रहेगी। तो लिखिए आप, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 2 देन द शेप इज ऑलवेज लीनियर एंड द एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। और अरेंजमेंट कैसी होएगी, हमेशा सबको पता है अरेंजमेंट। जो अपन अरेंजमेंट लेंगे, जैसे ये M मेटल लगा दो, सेंट्रल एटम लगा दिया सपोज, ये सराउंडिंग एटम है, कुछ भी लगा सकते हैं, ABC कुछ भी, अपन ने X लगा दिया जैसे, और ये इसकी लीनियर शेप दिखा रहा है, और एंगल कितना होगा, 180 डिग्री एंगल। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे रटना है अपन को, ये पूरा रटना पड़ेगा। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 2 देन द शेप इज लीनियर, द एंगल इज 180 डिग्री, और अरेंजमेंट इज दिस। फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे, बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, हम कुछ तो ले सकते हैं जो हम लिख सब देते हैं, बट NCERT वाली भी याद कर सकते हैं, उसके अलावा भी याद कर सकते हैं आप। बेरिलियम डाइफ्लोराइड आपने पहले भी पढ़ा है, NCERT ने 2 दी है, HgCl2 दिया है और BeF2 दिया है। ये 2 NCERT की हैं जिन पे मैंने टिक करा है। उसके अलावा भी मैं दे रही हूँ थोड़ी बहुत। CO2 लीनियर होता है, आप सबको पता है। उसके अलावा कुछ और हैं जो मैंने एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं अपने पास, उसमें से N2O है, N2O पॉजिटिव है और NO2 पॉजिटिव। N2O है, N2O पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव। ये सब जैसे कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए काम है ये, बट आपको मैंने टिक भी लगा दिया है कि आपको याद रहे कि BeF2 और HgCl2 ये दोनों सिंपल NCERT वाले हैं। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का आपने रेजोनेंस में पढ़ा था, लीनियर ही है। और N2O नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि लॉफिंग गैस है, उसका एक पॉजिटिव चार्ज, और NO2 पे पॉजिटिव अगर है तो याद पूरी नहीं करो तो एक एक भी कर सकते हो, बट अभी तो तुम्हें ज्योमेट्री रटना है कि अगर मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं तो मेरा शेप हमेशा लीनियर होएगा, मेरी एंगल हमेशा 180 डिग्री होएगी। और इसके अलावा भी बहुत से हैं, मतलब अपन सब थोड़ी लिखेंगे, हजारों मॉलिक्यूल हैं तो पूरे नहीं लिखेंगे अपन। क्लियर आई थिंक ए। अब हम बी पे जा रहे हैं, इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे पास 3 हैं, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वल टू 3 है ना, जैसे ये BeF2 था, आपने अगर बनाना, कोई कहेगा नहीं हमें बना के बताओ, तो ये बेरिलियम आपका यहाँ आ गया, ये आपका F आ गया, ये आपका F आ गया, और ये आपकी 180 डिग्री एंगल आ गई। सो दिस इज योर बेरिलियम डाइफ्लोराइड। इन द सेम वे बी पार्ट में इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 3 देन रिमेंबर दैट शेप जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ट्राइगोनल प्लेनर। ये सब स्पेस में ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड शेप्स हैं, सिर्फ साइंटिस्ट ने पढ़ा है, देखा है इनको। ट्राइगोनल प्लेनर होएगा और एंगल होएगी 120 डिग्री, क्योंकि आपको जानते हैं कि एक पॉइंट के अराउंड 360 होना चाहिए। ट्राइंगल में 120 × 3 360।
और अरेंजमेंट जो इसका होएगा वो भी मैं बना रही हूँ। अरेंजमेंट जैसे आपके पास ये मेटल है, एक एक्स यहाँ आ गया, सराउंडिंग एटम एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको एक बढ़िया ट्राइंगल मिलेगा और इस ट्राइंगल की जो एंगल होएगी वो आपको मिलेगी 120 डिग्री एंगल। सो दिस इज योर अरेंजमेंट हेयर। और आपको जो एग्जाम्पल दी है एक ही दी है, कहीं कहीं तो आप चाहो तो एक लिख लो, दो लिख लो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। दिस एग्जाम्पल इज गिवन इन एनसीईआरटी। अब इसके अलावा BCl3 लेगा कहो तो वो भी भाई ट्रायगोनल प्लेनर है। वो तो आगे जाके एक लेक्चर में हम आपको एक ट्रिक फॉर्मूला भी देंगे जिससे आप शेप, यहाँ तो अपन रट रहे हैं, वहाँ पर एक ट्रिक फॉर्मूला से शेप निकाल भी सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, बट पहले अपन को ये करना है। सो इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी बॉन्ड पेयर्स, ऑफ कोर्स बॉन्ड पेयर की बात चल रही है, ये सब जगह बॉन्ड पेयर्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन से हैं? ये बॉन्ड पेयर, क्योंकि आपका लोन पेयर है नहीं, रेगुलर ज्योमेट्री हैज नो लोन पेयर। तो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 2, द शेप इज लीनियर, द एंगल इज 180 डिग्री। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 3, यहीं पर याद कर ले मेरे साथ लेक्चर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 3, देन द शेप इज ट्रायगोनल प्लेनर एंड द एंगल इज 120 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी के अंदर अपन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला, जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके पास 4 होंगे। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास 4 होंगे तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, नाउ अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेरे पास 4 हैं अगर, ठीक है, तो शेप मेरा टेट्राहेड्रल होएगा, और यहां पर बॉन्ड पेयर लिखा हुआ है क्योंकि बॉन्ड पेयर ही चल रहा है यहाँ। देन द शेप बिकम्स टेट्राहेड्रल, एंगल हमारी होएगी 109 डिग्री 28 मिनट्स, और अरेंजमेंट होएगा वही बना रही हूँ मैं, पहले लिख लें इतना। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी बॉन्ड पेयर्स आर 4 ओनली, देन द शेप बिकम्स टेट्राहेड्रल, द एंगल becomes 109 डिग्री 28 मिनट्स एंड द अरेंजमेंट विल बी, आपकी अरेंजमेंट क्या होगी इसकी अरेंजमेंट ऐसी होगी जैसे मान के चलो, मैं पहले एग्जाम्पल देती हूँ आपको, तो उसी को अपन बना लेंगे। जैसे CH4 है, NH4 पॉजिटिव है, मीथेन बनाते हैं, एक कार्बन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये 3D में होता है, प्लेनर नहीं है ये, एक हाइड्रोजन ऐसा बनाया, एक ऐसा। बड़ी जो शेप दिख रहा है तुम्हें, इसको एग्जैक्ट अगर डिपेक्ट करोगे आप पेन से, तो पेन से जब आप इसको डिपेक्ट करेंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ पेन से कैसे डिपेक्ट होंगे, ये ध्यान में रखेंगे आप, पेन से डिपेक्ट करना इनको। इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल आपके ऐसे होंगे, सॉरी 2 बॉन्ड, 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे होंगे, ठीक है, बिल्कुल इस तरह। एक बॉन्ड आपके साइड होएगा ऐसे, और एक बॉन्ड मेरे साइड होएगा ऐसे। तो मतलब एक आप इन फ्रंट ऑफ द जो खड़ा है उसके ऑब्जर्वर, एक बिहाइंड और एक इधर और एक इधर। तो ये 3D में शेप है, इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल शेप, और इस शेप के अंदर जो एंगल है वो भी आपको याद करना है, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये जो एंगल है यहाँ, ये है 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेट अस रिवाइज फास्ट, पहले तीनों कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। इफ द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर 2, shape is linear, angle is 180 degree. Number of bond pairs are 3, shape is trigonal planar and the angle is 120 degree. If the number of bond pairs are 4, the shape is tetrahedral and the bond angle is 109 degree 28 minutes. फर्स्ट वाले का एक एक एग्जाम्पल अभी दोहरा रहे हैं, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, सेकंड वाले का बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, थर्ड वाले का मीथेन। अब अपन आगे आ रहे हैं, अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर्स 5 हैं, अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर्स 5 हैं, तो अब हमारा क्या करना है हमें, ठीक है। ये बहुत डिटेल में भी है, अच्छा भी है, ये वाला डेप्थ में है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 5, पहले लिख लें अपन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेरे पास कितने हैं 5, देन द शेप इज ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, वहां पर 3 में ट्राइगोनल प्लेनर था, यहां ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 5, देन द शेप इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एंगल में आपको ध्यान रखना है, 2 सेट्स of angles
आर देयर। ये बड़ा स्पेशल है क्योंकि अभी तक आपने जो देखा था उसमें एक मतलब 120 या 109 डिग्री 28 मिनट्स या 180, यहाँ पर दो तरह की एंगल है। 3 आर ऑफ 120 डिग्री ऑफ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल की है ना, ट्राइंगल वाली 120 डिग्री की है, तो 3 आर ऑफ 120 डिग्री ऑफ द ट्राइंगल, और जो 2 है आपकी 2 आर ऑफ 90 डिग्री है ना, तो 3 आर ऑफ 120 डिग्री ऑफ द ट्राइंगल एंड 2 आर ऑफ 90 डिग्री। So if number of electron pairs are 5, then the shape is trigonal bipyramidal। शेप क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्राइंगल बना है, एक पिरामिड ऊपर से गिरा एक नीचे से गिरा, तो शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंगल क्या है? दो सेट ऑफ एंगल्स हैं, 3 उनमें से 120 डिग्री की है ट्राइंगल की, और 2 उसमें से कितने की है? 90 डिग्री की। इस शेप को कहा जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू PCl5। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, पहले भी अपन ने बनाया था, अब हम डेप्थ में पढ़ा रहे हैं तो बता रहे हैं आपको। इसमें जो शेप आएगा ये आपका एक फॉस्फोरस आएगा, 5 Cl है, 3 Cl ट्राइंगल में आएंगे, तो एक Cl यहाँ आया आपका, एक Cl आपका यहाँ आया और एक Cl आपका यहाँ आया। ये 3 Cl आपके ट्राइंगल वाले आ गए। इन्हीं की बात चल रही है कि 3 एंगल आर ऑफ 120 डिग्री, और एक Cl आपका यहाँ ऊपर है और एक Cl आपका नीचे है। ये ऊपर वाला जो है एक पिरामिड गिरा रहा है ऐसे, और नीचे वाला भी एक पिरामिड गिरा रहा है ऐसे। मैं आपको बता सकती हूँ कैसा है शेप, ध्यान से देखें आप। ये आपके पास एक बॉन्ड है इधर, एक आपके पास बॉन्ड इस साइड है और एक इधर है। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। 3 Cl ऐसे लगे हैं, एक Cl ऐसे ऊपर लगा है और एक Cl ऐसे नीचे लगा है। ऊपर वाला एक पिरामिड गिरा रहा है, नीचे वाला एक पिरामिड गिरा रहा है। तो शेप का नाम याद रखेंगे, दिमाग में ज्योमेट्री को एज्यूम करेंगे। ट्राइंगल है, एक पिरामिड ऊपर से गिरा, इजिप्ट के पिरामिड, एक नीचे से गिरा, तो शेप का नाम क्या हुआ? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें ये जो ये वाली एंगल है, जो ऊपर वाले पिरामिड वाली गिर रही है वो 90 डिग्री से गिर रही है 2, और जो 3 आप ट्राइंगल की है वो कितनी है? 120 डिग्री। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि 2 सेट ऑफ एंगल्स आपने जो बनाई है, आपको समझ में आ रहा है कि हाउ यू आर गेटिंग 2 सेट ऑफ एंगल्स फॉर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो 2 सेट ऑफ एंगल्स आर देयर, 3 आर ऑफ 120 डिग्री, 2 आर ऑफ 90 डिग्री, एंड द एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज PCl5। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एंगल भी 2 तरह की हैं और बॉन्ड्स भी 2 तरह के हैं, ध्यान से सुनना। जो ट्राइंगल वाले बेटा बॉन्ड हैं, ट्राइंगल वाले, उन्हें कहते हैं, अभी लिखवा दूंगी मैं, सुनो पहले। 3 बॉन्ड जो ट्राइंगल वाले हैं उन्हें कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और जो अभी बताया था मैंने कि ऊपर और नीचे जो पिरामिड वाले हैं उन्हें कहते हैं अपन एक्सियल बॉन्ड्स, AXIAL, एक्सियल बॉन्ड्स। और एक्सियल बॉन्ड्स हमेशा लंबे होते हैं किससे? इक्वेटोरियल बॉन्ड से। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। उसका रीजन होता है क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स में जो एंगल है वो 90 डिग्री है बस। तो 90 डिग्री अगर एंगल है तो एंगल कम है तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो वो लंबे हो जाते हैं, गॉड गिफ्टेड, वो खुद लंबे हो जाते हैं ताकि रिपल्शन को मिनिमाइज करें। क्या मतलब? यहाँ पर और यहाँ पर एंगल कम है तो ये दूर दूर चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये अपन लिखेंगे अब यहाँ पर कि एक्सियल बॉन्ड्स, नहीं ऐसे लिखेंगे, इन, इसी के जस्ट नीचे, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ऐसे लिखो, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री 2 types of bonds are there. 2 types of bonds are there. In trigonal bipyramidal geometry, 2 types of bonds are there. One, axial bonds, which are, axial bonds पे underline कर लो, which are separated by 90 degree। और 2 equatorial bonds
अंडरलाइन, विच आर सेपरेटेड बाय 120 डिग्री एंगल। तो अपन इतना लिखेंगे पहले, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, वन एक्सियल बॉन्ड्स, ये ऊपर नीचे वाले अप एंड डाउन वाले, विच आर सेपरेटेड बाय 90 डिग्री एंगल। इस ज्योमेट्री में आप ऊपर नीचे वालों पे ए लगा दो एक्सियल, और ये जो ट्राइंगल वाले हैं उन पे ई लगा दो ताकि याद रहे, इक्वेटोरियल। सो विच आर सेपरेटेड बाय 90 डिग्री एंगल, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स विच आर सेपरेटेड बाय 120 डिग्री एंगल, ये कितने हैं 3 हैं, 3, और ये कितने हैं 2 हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। So in this geometry we have two types of angles. The three angle of triangle which are at equatorial bonds are separated by 120 degree, while two angles which are for the bonds up and down known as axial bonds are separated by 90 degree. अब इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, axial bonds are longer than equatorial bonds. Axial bonds are longer than equatorial bonds. Axial bonds are longer than equatorial bonds because because काट देंगे, axial bonds are longer than equatorial bonds to minimize repulsion, to minimize repulsion. So axial bonds are longer than equatorial bonds to minimize repulsion as they are separated by 90 degree, as they are separated by 90 degree, क्योंकि वो आपस में separated है by 90 degree. So this is about the fifth one. अब हमारा आ रहा है, जब हमारे पास बॉन्ड पेयर 6 हैं, अभी हमारे पास जब 2 बॉन्ड पेयर थे शेप लीनियर एंगल 180 डिग्री, 3 बॉन्ड पेयर्स में शेप ट्राइगोनल प्लेनर एंगल 120 डिग्री, 4 बॉन्ड पेयर्स में शेप टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, 5 बॉन्ड पेयर में शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 2 सेट ऑफ एंगल, 3 ऑफ 120 डिग्री ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, 2 ऑफ 90 डिग्री ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स. एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर बिकॉज दे एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन. अब आ जाइए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपका 4 नहीं बल्कि 6 है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो शेप का नाम है स्क्वायर बाय पिरामिडल. उसके 2 नाम हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कहते हैं और इस शेप को ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं. दिस शेप इज ऑल्सो गिवन बाय द नेम octahedral. So if number of electron pairs are 6, then the shape is square bipyramidal and or octahedral, and all the angles, यहाँ सारी एंगल एक जैसी हैं, एंगल all the angles are of 90 degree, are of 90 degree each. All the angles are of 90 degree each. ठीक है, कैसा होगा वो शेप? जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको SF6, बढ़िया एग्जाम्पल है इसके ऊपर. एग्जाम्पल इज SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड. तो इसमें क्या होगा, 6 फ्लोरीन एटम है, 4 फ्लोरीन एटम ऐसे प्लेन में आएंगे स्क्वायर में, 1 फ्लोरीन ऊपर 1 फ्लोरीन नीचे, लेकिन अलग अलग नहीं होएगा, सबकी एंगल 90 डिग्री होएगी. और ऑक्टाहेड्रल क्यों कहा? हेड्रा यानी फेस. अगर आप एज्यूम करोगे ना तो आपको 8 फेसेस मिलेंगी. ये आपका स्क्वायर है और एक पिरामिड यूं गिरा, एक फेस ये, एक फेस ये, 2 3 4 और फिर स्क्वायर की 2 फेस इधर और 2 फेस इधर. अगर आंख बंद करके एज्यूम करोगे तो स्क्वायर बाय पिरामिडल में 8 फेसेस मिलेंगी आपको. आप एज्यूम करो आंख बंद करके स्क्वायर है और एक पिरामिड ऊपर से एक नीचे से, तो इसका नाम हुआ स्क्वायर बाय पिरामिडल. और 90 डिग्री एंगल सब है, मैं बना के बता रही हूँ. ये सल्फर है, ये आपका 4 फ्लोरीन आपके ऐसे लग रहा है और 1 फ्लोरीन आपका ये है और 1 फ्लोरीन आपका ये है. तो इस तरह से ये स्क्वायर है, एक पिरामिड आपका यूं गिरा और एक पिरामिड आपका यूं गिरा. तो दिस इज द शेप इज स्क्वायर बाय पिरामिडल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच. एक लास्ट में बता रही हूँ जो कि NCERT की बुक में नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ उसको
क्योंकि अपन ने जब सभी पढ़ लिए तो वो एनसीईआरटी में अगले साल कहीं पर बीच में ऐसे कहीं दे दिया है, बट वी कैन टेक इट नाउ ओनली। सिर्फ अपन उसके बारे में थोड़ा सा बस जल्दी से देख लें कि लास्ट है ये कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके पास 7 हैं तो शेप बिकम पेंटागोनल, एक पेंटागोन बनेगा और ऊपर से 2 पिरामिड गिरेंगे, एक ऊपर से एक नीचे से। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके पास 7 हैं तो द शेप इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और एंगल यहां पर भी 2 सेट ऑफ एंगल्स हैं, 2 सेट ऑफ एंगल्स, बट दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ये एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूं मैं ताकि कंप्लीट हो जाए पूरा। 5 आर ऑफ 72 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट के आसपास 360 हो गई, एंड 2 आर ऑफ 90 डिग्री। बस इतना मालूम कर लेंगे। और एक एग्जाम्पल भी अगर लेना है तो IF7 ले लेंगे अपन, ये अगले साल डिटेल में पढ़ेंगे, ग्रुप 17 जब पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर 12th में, तो जब ये आप पढ़ेंगे, बट अभी आप लिख लें सिर्फ एग्जाम्पल और ध्यान में रखें उसे। तो लेट अस कंक्लूड इन 1 minute. We have discussed today VSEPR theory, which deals about the shape of covalent molecules because ionic compound have no shape. This theory is divided in 2 parts, but in the beginning the aim of the theory was that the electrons which are present on the central atom, whatever it may be, bond pair or lone pair, these electrons which are present on the central atom, they decide the shape of molecules. If they are bond pair only, then the shape is regular. If they are bond pair and lone pair both, then the shape is irregular. And the repulsion between lone pair is more as compared to lone pair bond pair, which is more as compared to bond pair bond pair. फिर रेगुलर ज्योमेट्री में हमने आज 7 पढ़े, मतलब 7 तक पढ़े। 2 बॉन्ड पेयर शेप इज लीनियर, एंगल इज 180। 3 बॉन्ड पेयर शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल इज 120 डिग्री। 4 बॉन्ड पेयर शेप इज टेट्राहेड्रल, यानी एक आपके पास एक मेरे पास एक 2 इधर, एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। 5 बॉन्ड पेयर शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 2 सेट ऑफ एंगल, 3 of 120 degree, 2 of 90 degree. 2 types of bonds, axial bonds which are longer and equatorial bonds which are of the triangle. 6 bond pair shape is square bipyramidal or octahedral. All the angles are same, these are of 90 degree. 7 bond pair, the shape is pentagonal bipyramidal. 2 set of angle, 5 of 72 degree and 2 of 90 degree. So आज रेगुलर ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में जो बच्चे को आज का पता है उसी के कंटिन्यूशन में आएगा, क्योंकि आज आपने 1 पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में आप 2 पढ़ोगे। 2 जब भी समझ में आएगा जब 1 पढ़ा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स एज द डेप्थ ऑफ DSE team is very high. So with this quote, I want to finish my class. Stay healthy and safe, take care of yourself. All the best, my dear children. Bye bye.